Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and today we are going to start with our chapter number 3, that is banking in India. Okay, आज हम बैंकिंग इन इंडिया को चालू करेंगे। पिछले दो चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले चैप्टर में हमने देखा था इन्फ्लेशन के बारे में, विच वॉज बेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके बाद हमने मॉनेटरी पॉलिसी को भी समझा अच्छे से। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी का बेस क्यों था। ठीक है, अब अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू मूव ऑन द बैंकिंग पार्ट। ठीक है, अब ये दोनों चैप्टर बेस सेट करेंगे इस चीज़ के लिए, बैंकिंग के लिए। ठीक है, और बैंकिंग इज़ मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको स्पेशल चीज़ें नहीं जानना है। जितना भी कॉन्सेप्ट था इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी में हमने कवर कर दिया है डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ से अब चीज़ें सिर्फ आपको रटनी है, इसलिए जहाँ रिवीजन की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको रिवीजन करवाऊँगा, जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर नहीं करवाऊँगा। ठीक है, बस याद रखना यहाँ पर चीज़ें रटनी हैं, और जितना इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी उतना ही आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, आई विल नॉट प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर, दिस इज आर पेड ग्रुप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आर पीजीपी ग्रुप, एंड दिस टाइम 35+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मेन्स फ्रॉम आर साइड। ओके, एंड फॉर द प्रूफ यू कैन विजिट आर टेलीग्राम चैनल, दैट इज अरोरा IAS, एंड देयर इज ऑल्सो आर माइंड मैप बुक्स। ओके, जिनको आप रिविजन पर्पज़ के लिए परचेज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ आर मंथली करंट टेस्ट सीरीज, जिसमें हॉलिस्टिकली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाए जाएंगे। चलिए चालू करते हैं अब बैंकिंग इन इंडिया से। तो बैंकिंग इन इंडिया को समझने से पहले हमें बैंक का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ अ बैंक और व्हाट इज़ अ बैंकिंग। तो बैंक क्या होता है? बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है जो कि डिपॉजिटर्स को कनेक्ट करता है इन्वेस्टर से। ठीक है, डिपॉजिटर को कनेक्ट करता है इन्वेस्टर से। ठीक है, या फिर कंज्यूमर से। यहाँ पर कंज्यूमर भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पर डिपॉजिटर्स ही रहेंगे। ठीक है, याद रखना ये कौन होता है? एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, मतलब बैंक एक तरीके का दलाल होता है जो कि डिपॉजिटर से पैसे लेता है और इन्वेस्टर या कंज्यूमर को देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आज आपने सोचा कि मैं SBI में बैंक खुलवाऊंगा, तो आप बैंक के पास गए, SBI के पास गए, उन्होंने बोला कि भैया 3000 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट हमारे यहाँ रखना पड़ता है। आपने 3000 की जगह 30,000 रखा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अभी 30,000 का या तो किसी को लोन दे दिया जाएगा, या किसी बड़े बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया जाएगा, या खुद SBI से, दैट मीन्स SLR में, या फिर OM या फिर किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकती है। मतलब इन्वेस्टमेंट होगा या फिर लोन दिया जाएगा, मतलब दोनों आप कह सकते हैं, दोनों एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा कैटेगराइजेशन एक्स्ट्रा किया था, बिकॉज आई हैव टू शो द इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर। ठीक है, अब साथ ही साथ ये तो बैंक का जो फंक्शन था, ये शुरू का फंक्शन था, मतलब अर्ली हिस्ट्री में ये फंक्शन हुआ करता था जब बैंक की शुरुआत हुई थी। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जब बैंक की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे इस टाइप के फंक्शन हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद बैंक ऑल्सो बिकेम अ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा। ठीक है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट, इसके बाद इंश्योरेंस एंड मैनी सर्विसेज बैंक है स्टार्टेड प्रोवाइडिंग। ठीक है, और बैंक का जो अप्रोच था, वो पहले जो प्रॉफिट मेकिंग था उससे प्रॉफिट मेकिंग से उसको बैलेंस किया गया किसके साथ? वेलफेयरिस्टिक मेजर के साथ। ठीक है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर के लेक्चर में। तो बस थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में बताना था कि बैंकिंग क्या होती है, बैंक क्या होते हैं, और बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो दिस वॉज द थिंग विच नीड टू बी डिस्कस्ड बिफोर स्टार्टिंग बैंकिंग, सो आई हैव डिस्कस्ड इट। ओके, अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अब देखो भाई, वर्ल्ड में बैंकिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में बैंकिंग चालू हुई थी, बस उतना ही समझ लो। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन कब थे, हमारे कैप्टन जैक स्पैरो कब थे, उस टाइम पे बैंकिंग भी थी। ठीक है, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हुई थी, दैट मीन्स अराउंड आप कह सकते हैं 1500 के आसपास यहाँ पर बैंकिंग चालू हो गई थी। और लेट मी वेरी क्लियर, हमारा जो डेप्ट मार्केट है, आप देखेंगे कब अच्छे से चालू हुआ है, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट मीन्स उफान लेना चालू हुआ था, जब हमारे यहाँ डेप्ट मार्केट की शुरुआत हुई थी। बल्कि अगर आप डच में देखें, मतलब नीदरलैंड साइड, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1400 के आसपास ही, मतलब लेट 1400 में वहाँ पर डेप्ट मार्केट की स्टार्टिंग हो चुकी थी। ठीक है, एंड डेप्ट मार्केट वाज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से जो ब्रिटिश इंडिया था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया में कैप्चर कर पाई, इंडिया में सर्वाइव कर पाई। बाकी जितनी भी पावर थी, फ्रेंच थी, पोर्चुगीज थी, डच थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, बिकॉज उनके पास कैपिटल नहीं था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो डेप्ट मार्केट से कैपिटल लेके आती थी, जो उनके यहाँ डेवलप हो रहा था मार्केट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डेप्ट मार्केट के बारे में, व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द कैपिटल एंड मनी मार्केट। ठीक है, तो अल्टीमेटली लेट अस बिगिन विद हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला बैंक जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है भैया, इसको याद रख लेना। अगर कहीं
आंसर में काम आ गई, अदरवाइज पीसीएस एग्जाम में काम आ जाएगी, बट फिर भी समझ लो। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था, याद रखना। फर्स्ट बैंक इन इंडिया वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान विच वॉज इन 1770। ठीक है, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एक ट्रेडर टाइप के बंदे थे जिन्होंने इसको चालू किया था। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसके बाद जब इस बैंक का थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है और भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आता है कि भैया हमें भी यहाँ पर बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास भी पैसे आ रहे हैं, हमने प्लासी में हरा तो दिया है लेकिन पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने अपनी अलग अलग प्रेसिडेंसीज़ में, मैंने आपको मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स में बताया है कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज़ में, ठीक है, अलग अलग प्रेसिडेंसीज़ में 3 बैंक्स खोले गए। ठीक है, जैसे बंगाल में खोला गया बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे में खोला गया बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास में खोला गया बैंक ऑफ मद्रास। इसका आप टाइम देख सकते हैं 1806, 1840 एंड 1843, जो कि याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना कि 1800 के आसपास खोला गया था, मतलब 1800 से लेके 1850 के बीच में ये सारे बैंक खोले गए थे, बंगाल में, मद्रास में एंड बॉम्बे में। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने आता है इलाहाबाद बैंक। अब आप सोचेंगे भाई इलाहाबाद बैंक के बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं? बिकॉज इलाहाबाद बैंक इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज इलाहाबाद बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका नाम जब शुरुआती दौर पे चालू हुआ था तो तब भी उसका नाम इलाहाबाद बैंक था और अभी भी इसका नाम इलाहाबाद बैंक ही है। लेकिन लोगों को एक डाउट रहता है, ठीक है, कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो इलाहाबाद में है। नहीं, इसका हेड क्वार्टर कैलकट, मतलब कैलकटा या कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। तो इलाहाबाद बैंक थोड़ा समझ गया ना यूनिक क्यों है? ये पीसीएस एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने रख दिया, सोचा थोड़ा बहुत उनको भी एडवांटेज होना दो। याद रखना कि ओल्डेस्ट बैंक है विच इज सर्वाइविंग विथ इट्स सेम नेम एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ जो पहला जॉइंट सेक्टर बैंक था, जो पहला जॉइंट सेक्टर बैंक था उसका नाम औध कमर्शियल बैंक। ठीक है, औध मतलब सेम अवध। ठीक है, ब्रिटिश ने हमें अवध लिख के दिया तो हम तो भैया ब्रिटिश के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ब्रिटिश की फीलिंग को हाथ नहीं हो जाना चाहिए, हम उनके नेम सेम रखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमने औध की जगह अवधि नाम चलाया आगे। ठीक है, तो फर्स्ट जॉइंट सेक्टर बैंक था ये। ठीक है, फर्स्ट जॉइंट सेक्टर बैंक कौन सा था? औध कमर्शियल बैंक। और ऐसा कौन सा पहला बैंक था जो कंप्लीट इंडियन कैपिटल से बना था? अभी जितने भी बैंक आपने देखे, चाहे वो इलाहाबाद बैंक था, चाहे जितने भी प्रेसिडेंशियल बैंक्स थे, या फिर ये अपना औध कमर्शियल बैंक था, दीज ऑल बैंक्स, ठीक है, these all banks were from the side of the British. Yeah, these all banks were from the side of British, but PNB, that is Punjab National Bank, was the first bank which was from the side of Indians only. मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन कैपिटल लगा था, मतलब हमने किसी भी यूरोपियन कंट्री के कैपिटल का यूज़ नहीं किया था, इंडियन ने खुद से खर्चा किया और इस बैंक को बनाया था, पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन उसका पहले पंजाब नेशनल बैंक नाम नहीं था, कुछ और नाम था। इसके बाद चेंज होते होते दैट मीन्स अब पंजाब नेशनल बैंक आया। मैंने बता चुका हूँ सेम नेम वाला कौन सा भैया? इलाहाबाद बैंक। ठीक है, मैंने आपको जब आरबीआई पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी, तो मैंने बताया था कि देयर वॉज अ बैंक बिफोर आरबीआई विच वॉज हैंडलिंग ब्रिटिश इंडिया करेंसी। ठीक है, मतलब ब्रिटिश इंडिया की जो करेंसी थी उनको हैंडल कर रहा था, मतलब उनके लिए करेंसी प्रिंट कर रहा था और भी जो हल्के फुल्के काम थे वो सब कर रहा था। ठीक है, तो उस बैंक का नाम मैंने आपको बताया था कि आई विल टेल यू इन बैंकिंग इन इंडिया। सो उस बैंक का नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप सुनेंगे भाई इस बैंक का नाम तो कभी सुना ही नहीं है, ये कब पैदा हो गया था? देखो, इस बैंक को पैदा करने की वजह ये थी कि आपने यहाँ पर देखा 3 प्रेसिडेंशियल बैंक हैं, ये देखिए, एक था बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। अब आप सब जानते हैं कि भैया सीधे सीधे ये लोग सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, और वो लोग चाहते थे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइजेशन आए, तो उन्होंने तीनों बैंक को मर्ज कर दिया, मतलब बंगाल के, बॉम्बे के और मद्रास के बैंक को मर्ज कर दिया और तीनों को मिला के बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज द इमेज। ठीक है, दिस इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आई थिंक कुछ लोग समझ गए होंगे, तो भाई एसबीआई की इमेज लग रही है। जी हाँ, इसके बाद क्या किया जाता है, इसे 1955 में नेशनलाइज कर दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, और इसका नाम कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और याद रखना 1934 तक, जब तक आरबीआई फंक्शन में नहीं आया था, 1 अप्रैल 1934 तक, तब तक सेंट्रल बैंक के जो भी फंक्शन थे ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, लाइक करेंसी प्रिंट करना और ये सब करना, वो सब कौन करता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। इसके बाद जब आज़ादी मिली, सिंपल सी बात थी कि इतने बड़े बैंक को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, किसी को काट देता है ना, तो सिंपल सी बात थी, इसको नेशनलाइज कर दिया गया थ्रू एन एसबीआई एक्ट, एंड इन 1955 इट वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
साथ ही साथ इस बैंक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी डाली गई कि ये लोग भैया आराम से जाएंगे नीचे गांव तक और इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये एक बैंक का तो काम था नहीं, तो इसमें क्या किया गया, इसलिए इसको 7 एसोसिएट्स दिए गए। ठीक है, कौन कौन से थे देखते हैं। देखो, इसको शुरू से चालू करना, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। सबसे पहले जाएगा पटियाला पंजाब साइड, फिर गुजरात और राजस्थान साइड बीकानेर एंड जयपुर। ठीक है, इसके बाद सौराष्ट्र महाराष्ट्र साइड मिल जाएगा आपको, ये महाराष्ट्र गुजरात के आसपास। इसके बाद नीचे आप थोड़ा और आएंगे कर्नाटका में, मतलब मैसूर। इसके बाद थोड़ा और नीचे जाएंगे केरला में त्रावणकोर। फिर थोड़ा हल्का सा ऊपर आएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, दैन भी हैदराबाद, देन अल्टीमेटली इंदौर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 7 एसोसिएट बैंक दिए गए कि भैया आप अच्छे से फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, गांव में जाके अपनी ब्रांचेस को खोलना, सब काम दिया गया। लेकिन ये जो एसोसिएट बैंक थे ना, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बर्डन बनते जा रहे थे, मतलब यहाँ से एनपीए बहुत ज़्यादा आने लगा था। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि भैया इनको रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, इनको मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, उसका कैसे मर्ज किया गया। सबसे पहले 2008 में और 2010 में, मतलब 2008 में सौराष्ट्र जो बैंक था, मतलब आपने देखा ना यहाँ पर, ये सौराष्ट्र वाला जो बैंक था, मतलब जो उसका एसोसिएट था, उसको मर्ज किया गया सबसे पहली बार 2008 में। ठीक है, 2010 में मर्ज किया गया इंदौर वाले को। ठीक है, और अल्टीमेटली 2017 में, ठीक है, 2017 में 1 अप्रैल 2017 में 1 अप्रैल 1934 में क्या हुआ था, आरबीआई की एग्जिस्टेंस चालू हुई थी। याद रखना, थोड़ा बताता रहता हूँ यार, पीसीस में काम हो जाएंगी थोड़ी बहुत डेट्स। ठीक है, तो ऑन 1 अप्रैल 2017 इवन रेस्ट ऑफ द 5 एसोसिएट्स वर मर्ज्ड। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, नरसिम्हा साहब ने। नरसिम्हा राव ने रिकमेंडेशन कब दी थी उन्होंने 1999 में। और आपने इम्प्लीमेंट कब की, आपने इम्प्लीमेंट की 2017 में। देखो, नरसिम्हम की 2 कमेटी बनी थी, एक थी फर्स्ट वाली जो कि बनी थी 1991 में आफ्टर द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, दूसरी वाली बनी थी 1999 में। तो अब ये मत बोलना सर आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, हमने भी इसमें ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ओके। इसके बाद एक बैंक और था, भारतीय महिला बैंक। ठीक है, जिसको 2016 में बनाया गया था, सो नॉट 16, 2013 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2013 में बनाया गया था। इट वाज वुमेन बैंक, मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्प्लॉय होंगी वो वुमेन होंगी, साथ ही साथ वुमेन को जो लोन है दैट विल बी प्रमोटेड, और बहुत सारी चीज़ रिगार्डिंग फेमिनिज्म। ओके, मतलब वुमेन की रिगार्डिंग था ये। और इट वाज अल्टीमेटली मर्ज्ड इन 2017, जब मतलब बाकी के 5 बचे बैंक को मर्ज किया गया, तो भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज कर दिया गया बिकॉज इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। सो व्हाट इज नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के जब जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट खरीद लेती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, तो उसे हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। मतलब प्राइवेट एंटिटी जब एक पब्लिक एंटिटी बन जाती है उसको हम कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब देखो ये कैसे होता है। देखो, इसका फंडा बहुत सिंपल है कि कोई भी बैंक रहता है वो उसके ओनर्स के द्वारा हेल्ड किया जाता है, मतलब उसके शेयर्स रहते हैं बैंक के। ठीक है भैया, आप 25% पार्टनर हो, आप 10% पार्टनर हो, कोई 50% पार्टनर है, तो सिंपल सा है, गवर्नमेंट उनको बोलती है कि भैया वी वांट टू नेशनलाइज इट। ठीक है, हमारी ये पॉलिसी है, हमें आपका बैंक चाहिए, हम आपको आपके जो भी हिस्से के पैसे हैं वो दे देते हैं, आप पैसे लो निकल लो और ये बैंक दे दो हमें, तो उसे कहते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक है, अब और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना हम लोग गए थे कि 4 पन्ने पढ़ रहे हैं नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, फिर राइटर्स के व्यूज़ क्या हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नेशनलाइजेशन का मतलब ध्यान में रखो। ठीक है, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट 2 एक्ट पास किए गए थे। ठीक है, सबसे पहला एक्ट पास किया गया था 1969 में। ठीक है, और जितने भी बैंक थे और उसमें अगर मिनिमम 50 करोड़ का डिपॉजिट था, ठीक है, मतलब ऐसे बैंक जिसमें मिनिमम 50%, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है, मिनिमम अगर 50 करोड़ का डिपॉजिट है तो उनको नेशनलाइज कर लिया जाएगा, मतलब उनको पब्लिक बना दिया जाएगा। और ऐसे उस टाइम पे 14 बैंक्स थे। ठीक है, और फिर 1980 में किया गया, 1980 में किया गया जिनका मिनिमम डिपॉजिट 200 करोड़ था। मतलब अब बैंक, अब गवर्नमेंट को समझ में आया कि भैया पैसा तो और बैंक में बढ़ते जा रहा है, तो और पैसा हमें अपनी तरफ दैट मीन्स डाइवर्ज करना है। तो उस टाइम पे 6 बैंक्स ऐसे थे जिनके पास मिनिमम 200 करोड़ का कैपिटल था, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता था। ठीक है, मिनिमम पे किया गया। और दोनों टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, वो थी मैडम प्राइम मिनिस्टर, दैट इज श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। तो देखो, अब उसके कुछ रीज़न होंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया और इतने टाइम तक गवर्नमेंट रुकी नहीं कर रही थी। ठीक है, उसके कुछ ना कुछ रीज़न होंगे। तो उसके रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट, और दैट मीन्स दैट वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, इकोनॉमिक सर्वे हैज़ क्रिटिसाइज्ड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है कि अगर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स नहीं होता फिर भी मतलब बैंक के ऊपर आरबीआई अपनी कुछ पॉलिसीज़ लगा सकती थी
और दैट मीन्स उसको आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज वेलफेस्टिक बैंक्स बने हैं उस तरीके से बनाया जा सकता था, ठीक है। तो ये कह के इकोनॉमिक सर्वे ने क्रिटिसाइज़ किया है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को, बिकॉज अभी अभी आई थिंक 50 ईयर्स पूरे हुए, हाँ 50 ईयर्स नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को पूरे हुए, इसलिए अलग से एक चैप्टर था इकोनॉमिक सर्वे में, तो यहाँ वहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन और भी अगर आप देखेंगे जो बाकी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए, लाइक हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के इस पार्ट को क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। और काफ़ी ने सपोर्ट भी किया, ठीक है। क्रिटिसाइज़ करने का रीज़न ये था कि ये लोग बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंटली बायस्ड हो, ठीक है। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप एट दैट टाइम, ठीक है। और कुछ लोगों ने बोला कि हाँ भैया ये तो सही में ख़राब था, बिकॉज की वजह से एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सब डिबेट है जिस पर हमें नहीं जाना, उस पर कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक सही था कि नहीं था। हो सकता है कि कुछ डिबेट आ जाए, लेकिन उसके जो फॉर्डर पॉइंट है वो आपको करंट अफेयर्स के मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स इन बैंक, मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इसलिए किया गया था, देयर वाज अ प्रॉब्लम इन बैंक्स, ठीक है। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया हम बैंक को नेशनलाइज करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो मैक्सिमम बैंक थे, आप कह सकते हैं 95% जो बैंक्स थे उस टाइम पे प्राइवेट कंपनी द्वारा ओन किए जाते थे, ठीक है। और जब प्राइवेट कंपनी के द्वारा ओन किए जाते थे तो ये लोग सबसे पहले अपने जो कस्टमर को ना लुभावना ऑफर दिया करते थे कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, 12% इंटरेस्ट देंगे। कुछ लोग तो बोलते थे भैया 30% इंटरेस्ट देंगे। मतलब एक तरीके से पॉन्जी स्कीम का काम किया करते थे ये लोग। क्या क्या करते थे? डिपॉजिट ले लिया करते थे। आपने वो रोज बोर्ड और ये सब जो रोजबेरी स्कीम थी सब जो आई थी केरला में, उनका नाम तो सुना ही होगा। सेम कुछ इसी तरीके के लोग काम किया करते थे, मतलब डिपॉजिट ले लिया करते थे और उसके बाद एकदम से बैंक लेके मतलब पैसे लेके भाग जाया करते थे, या बोलते थे बैंक डूब गया, ठीक है। तो मतलब फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो कस्टमर थे दे वर नॉट एबल टू डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक्स। मतलब मैं आपको आज भी बता दूं, मतलब दैट मीन्स हमारे कुछ फ्रेंडली नेबर्स हैं, तो दे बिलोंग टू अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, दैट इज़ रीवा, ठीक है। आज भी वहाँ पर कुछ कुछ गांव हैं, खजूरी जैसे एक गांव है, ठीक है, जैसा विलेज नेम खजूरी। तो वहाँ पर क्या होता है, आज भी वहाँ पर आप कह सकते हैं कि 12-13 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं रहती है। और वहाँ पर जो मैक्सिमम लोग रहते हैं, अपने जो पैसे रहते हैं ना, वो मतलब अपनी खटिया के नीचे, मतलब खटिया इट इज़ कॉल्ड पलंग और बेड, ठीक है। तो ऐसा बाउल टाइप बना लेते हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से लीप दिया जाता है, ठीक है, मतलब अच्छे से गोबर वोबर से लीप दिया जाता है, और वहाँ पर अपने पैसे वो लोग जमा के रखते हैं और उसके ऊपर खटिया के ऊपर सो जाते हैं, ठीक है। तो आज भी ऐसा होता है, ठीक है, बिकॉज अभी भी उनको बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उनको लगता है कि बैंक उनका पैसा खा जाएगा, ओके। तो क्या हुआ कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही थी पॉन्जी स्कीम के टाइप, ठीक है। और इनके जैसे ही अब फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ बढ़ती है तो आप सब जानते हैं कि जो कस्टमर का भरोसा बैंक से उठेगा तो बैंक में वो लोग पैसा जमा नहीं करेंगे। अब जब बैंक में पैसा जमा नहीं होगा तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा। देखो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट एसएलआर से पैसा लेती है, मतलब आरबीआई एसएलआर बढ़ाती घटाती, जिससे बैंक्स को पैसा, दैट मीन्स गवर्नमेंट को पैसा जाता है और गवर्नमेंट इन पैसों का यूज़ करता है, ठीक है। इन द सेम वे जो अगर कुछ पैसे की ज़रूरत रहती है गवर्नमेंट को तो बैंक से भी ले सकती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि बैंक से गवर्नमेंट को मिलते हैं। और साथ ही साथ बैंक्स हैं, बैंक्स सीधी सीधे इन्वेस्टर जैसे माल्या साहब लोगों को लोन देती है और लोग लेके भाग जाते हैं। तो ये सब काम भी कहाँ से होते हैं? बैंक के थ्रू होते हैं। तो अगर बैंक में पैसे ही नहीं होगा, अब जो बैंक में पैसे ही नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? मैंने बताया कि अगर इकोनॉमी बढ़ानी है तो आपको बैंक में पैसा रखना पड़ेगा, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा कम मिला था, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं यार इनके ऊपर सब छोड़ देंगे तो यहाँ सब खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप एक तो डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है वो भी ख़राब कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप उनको अच्छे से इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से उल्लू बना रहे हो। और साथ ही साथ अगर जब जो मासेस हैं, अगर जो लोग हैं वो आके बैंक से जुड़ेंगे तो उनको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे कि जो मनी लेंडर हुआ करते थे उस टाइम पे, एकदम से इंडिपेंडेंस के बाद बैंक की शुरुआत नहीं हो गई थी, मतलब कि बस लोगों ने बैंक में पैसा डालना चालू कर दिया। अभी वो लोग मनी लेंडर से, मतलब लाला से पैसे लिए करते थे। जब लाला से पैसे लेते थे तो सिंपल सी बात है, उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा करता था, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगा करता था, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन थी। तो इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि भैया एक तो एम्पावरमेंट ऑफ मासेस हो, साथ ही साथ जो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट भी बचे रहें। और ये सब प्रॉब्लम तो आप देख ही रहे हो कि पॉन्जी स्कीम तरह लोग काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वी विल नेशनलाइज द बैंक, और उन्होंने 2 बार बैंक्स को नेशनलाइज किया, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ और रीज़न और भी थे कि जो जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे ना, वो लोग गाँव में जाके काम ही नहीं करना चाहते थे, वो लोग शहर में ही काम करना चाहते थे। उन्होंने बोला कि वी विल नॉट गो टू द विलेजेस, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी बैंक थे वो सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास के लिए हुआ करते थे, मतलब छोटे लोग के पास डिपॉजिट ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से डिपॉजिट करेंगे? अगर उनके पास है भी तो मैंने आपको बताया पॉट वाली थ्योरी कि उनका भरोसा ही नहीं है बैंक के ऊपर, ठीक है। इसलिए जब इसके बाद जब बैंक को नेशनलाइज किया गया तो उसके बाद आपको पता है कि वो सब कुछ प्रोविजंस लाएगा कि सबको 5 लाख रुपए मिलेगा। मतलब पहले 1 लाख था, 5 लाख रुपए कर दिया कि मिनिमम आपको 5 लाख रुपए मिल ही जाएगा अगर बैंक डूबता भी है तो, ठीक है। तो ये सब इश्यूज थे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया।
अब हम कल चालू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक में कोऑपरेटिव बैंक पढ़ेंगे, आरआरबीज पढ़ेंगे, और भी काफ़ी सारे बैंक हैं उनको पढ़ेंगे। आज पहला लेक्चर था इसलिए आप ट्राई टू कीप इट लाइट। इसके बाद धीरे धीरे वी विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो, नॉट टू 40 मिनट्स बट जस्ट टू 20 to 30 मिनट्स ओनली, ठीक है। बिकॉज आप जानते हैं हमारा टारगेट ये है कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर करना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। एंड आई होप यू मस्ट हैव enjoyed द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना वीडियो, ओके, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर।